नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं। यूपीपीएससी आरओ रे एग्जाम की जो डेट 22 दिसंबर निर्धारित की गई है, उसी के लिए हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं और ये सीरीज का 10वां भाग मैं आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और समझते हैं बेहतर रूप से। हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची में क्या है? दत्त समिति 1969 औद्योगिक लाइसेंस, वांचू समिति 1971 प्रत्यक्ष कर, राजमन्नार समिति 1971 केंद्र राज्य संबंध, चक्रवर्ती समिति 1985 मौद्रिक प्रणाली। तो इसमें हम अपनी पेन सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे मिलाना है कि किसने। देखिए, दत्त समिति जो थी 1969 में थी और इसका कार्य था औद्योगिक लाइसेंस थे। तो हमारा यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति लाइसेंस थे। वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से था। वांचू समिति का भी संबंध किससे था? प्रत्यक्ष कर से था। और राजमन्नार जो समिति थी वो केंद्र और राज्य के संबंध थी। और उस चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा 1 2 3 4, मतलब पहले का पहले सही है, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से और चौथे का चौथे से। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था? तो 1952 में, 1951 में, 1950 में, 1945 में। तो देखिए, जो भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी, मुद्रा कोष की स्थापना, ये स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी और इसका भारत भी जो है इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। जो संगठन ये तैयार हुआ, इसका क्या है? ये संस्थापक सदस्य है। संस्थापक ये सदस्य है भारत जो है इसका, ठीक है ना। और इसका मेन काम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है कि मुद्रा संबंधी जो सहयोग है उसको बढ़ाना और सदस्य राष्ट्रों को जो है आर्थिक सहायता प्रदान करना और विनिमय की में स्थिरता लाने का कार्य भी ये सारा जो है इस पे है। यानी इसमें कौन कौन सी है? मुद्रा संबंधी सहयोग को बढ़ाना है। सहयोग को बढ़ाना, मुद्रा संबंधी सहयोग को बढ़ाने का कार्य करेगा, ठीक है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुनहरी, श्वेत, नीली। सुनहरी का उद्यान से है, श्वेत दुग्ध से है, नीली कुक्कुट पालन से है, हरित कृषि से है। तो देखिए, इसमें से कुछ जो है, कुछ ये विभिन्न कृषियां की जो क्रांतियां हैं वो दी गई हैं, इसमें बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो सुनहरी क्रांति है ये उद्यान से रिलेटेड है, सही है। श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध से उत्पन्न संबंधित होती है, ये भी सही है। और नीली क्रांति जो है, ये नीली क्रांति कुक्कुट पालन से ना हो करके ये मत्स्य पालन से है। ये किससे है? मत्स्य पालन से संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंध। और हरित क्रांति कृषि से होती है। अब यहाँ पर मैं 2-3 और क्रांतियां आपको बता देता हूं। जैसे लाल क्रांति है, तो लाल क्रांति क्या होती है? लाल क्रांति का संबंध
टमाटर उत्पादन से है। क्या है? टमाटर उत्पादन से है। उसके बाद है, दूसरी है भूरी क्रांति। देखिए जो भूरी क्रांति है, भूरी क्रांति का उत्पादन उर्वरक उत्पादन से है। किससे? उर्वरक उत्पादन से है। और रजत क्रांति, एक है रजत क्रांति। ये रजत क्रांति जो है, इस रजत क्रांति का मतलब है अंडा उत्पादन से। किससे है? अंडा उत्पादन से है। तो ये बात आपको क्लियर ही हो गई होगी कि किस चीज किस किस उत्पादन से है। मतलब सुनहरी उद्यान से हो गई है, श्वेत दुग्ध से हो गई है, नीली जो है मत्स्य पालन से होती है, ना कि कुक्कुट पालन से है, और हरित जो है कृषि से है, लाल क्रांति जो है टमाटर की क्रांति से है, और भूरी क्रांति उर्वरक, और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंध है। आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आप लोग को बहुत ये वीडियो समझ में आ रही होगी। इसकी पूरी मैं फुल डिटेल में लेकर के आपको इसके आंसर को दे रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों, अपने यारों, सभी को इस वीडियो का लाभ लें। ठीक है ना? तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं? चीन, भारत, जापान, फिलीपींस। देखिए जो इसमें है कृषि योग्य भूमि में लगभग भारत के पास जो है, जो भारत है उसके जो है 47% भाग पर जो है क्या नाम चावल की खेती की जाती है। और उसके बाद चीन है, चीन में लगभग 28% भाग पर जो है चावल की खेती होती है। तो जो चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वो किसका है? वो भारत का है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? भारत होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? पहला ऑप्शन बीकानेर में, दूसरा ऑप्शन जबलपुर में, तीसरा ऑप्शन भोपाल में, और चौथा ऑप्शन है झांसी में। तो इसका देखते हैं। देखिए हम इसमें बताते हैं कि जो चारा अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है। ये चारा अनुसंधान केंद्र ये झांसी में है। इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या है? झांसी में है। अच्छा बीकानेर में क्या है? बीकानेर में आपको ये रहना ऊंट अनुसंधान केंद्र है। बीकानेर में ऊंट अनुसंधान, बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र है, केंद्र है। ठीक। उसके बाद जबलपुर में है खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र। क्या है? खरपतवार, खरपतवार अनुसंधान केंद्र क्या है? अनुसंधान केंद्र है। और भोपाल में है यहाँ पर जो है, भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। यहाँ पे है, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भोपाल में स्थित है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर क्या है? झांसी है। यहाँ पे राइट आंसर झांसी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम अपने। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2008, 2009 में, 2009 से 2010 में, 2010 से 2011 में, और 2011 से 2012 में। तो जो भारत में रेनफेड एरिया डेवलपमेंट का कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा, ये सन 2011 और 12 में इसको जो है शुरुआत की गई थी। सन 2011 और 12 में इसकी शुरुआत की गई थी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित दशकों में से किसमें भारत में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम थी? 1901 से लेकर 1911 के बीच में,
1961 से लेके 1971 के बीच में, 2001 से 2011 के बीच में और 1981 से लेकर के 1991 के बीच में। तो जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी वो 1961 से लेकर के 1971 के बीच में दर्ज की गई थी और उस समय जो जनसंख्या वृद्धि थी वो 24.80% ये दर्ज की गई थी। 1961 से 71 में 24.80 ये दर्ज की गई थी। इसके बाद जो जनसंख्या थी हमारी जो जनसंख्या हमारी दर्ज की गई 1971 से 81 के बीच में 1971 से 81 के बीच में यहाँ जनसंख्या थी 24.66% थी और 1981 से लेकर के 1991 तक जो जनसंख्या हमारी दर्ज की गई थी वो 23.87% की ये जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो जो ये दशक दिए गए हैं इसमें सबसे अधिक जो वृद्धि की दर्ज की गई थी वो 1961 से लेकर के 1971 के बीच में ये दर्ज की गई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग अपने। निम्नलिखित नगरीय केंद्रों को जनसंख्या 2011 की सही अवरोही क्रम के अनुसार रखिए। मतलब सही अवरोही क्रम इसका क्या है, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में इसमें हमको रखना है। तो मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी। तो देखिए जो गाजियाबाद है इस गाजियाबाद में जो इसकी जनसंख्या है वो कितनी है, लगभग कितनी है 4681645 ये हमारी है गाजियाबाद की जनसंख्या। उसके बाद हम आगरा की जनसंख्या की बात कर लें। आगरा की जो जनसंख्या है हमारी वो है 448,797 44,18,797 ये हमारी आगरा की जनसंख्या है। उसके बाद हम देखते हैं वाराणसी की जो जनसंख्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वाराणसी की जनसंख्या हमारी है 36,76841 मतलब 36,76,841 है। और मेरठ की जो जनसंख्या है ये है 34,436,89 तो ये मेरठ की जनसंख्या की 34,43,43,689 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर उसके बाद थर्ड के बाद क्या आएगा, फोर्थ आएगा, फोर्थ के बाद फिफ्थ आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर इसका होगा। ये बात आपको पूर्णतः समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है, हमारा सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें है कि प्रिय प्रवास, इसको मिलान करना है। प्रिय प्रवास इंदिरा गांधी, गबन अयोध्या प्रसाद, एटर्नल इंडिया प्रेमचंद और शाहनामा फिरदौसी। तो इसमें जो प्रिय प्रवास है ये पुस्तक जो लिखी गई थी ये अयोध्या प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा रचित ये हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या प्रसाद जी द्वारा जो है रचित हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। और गबन उपन्यास जो है इसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। और शाहनामा
जो शाहनामा है महमूद गजनवी के दरबारी कवि जो थे फिरदौसी की रचना है। तो शाहनामा फिरदौसी की रचना है, जो महमूद गजनवी के क्या थे, दरबारी कवि थे। और एटर्नल इंडिया पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की ये कहानी है, कृत रचना है स्वर्गीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का पहला, और चौथे का चौथा। तो यहाँ पर इसका जो ये राइट आंसर होगा, ये होगा 2, 3, 1, 4। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग अपने। यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है ब्रुसेल्स में, हेल हेलेंसिकी में, पेरिस में एंड रोम में। तो जो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, यूरोपीय संघ की स्थापना लगभग 1958 में हुई थी। यूरोपीय संघ का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो 1958 में हुआ था। और जो इसका इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? देशों की जो संख्या है, देशों की जो संख्या है वो लगभग 27 देश इसमें सम्मिलित हैं। 27 देश के रूप में इन्होंने जो किया था, ठीक। और इसका जो मुख्यालय घोषित किया गया है वो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, मतलब यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया है, ब्रुसेल्स में स्थापित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बुडापेस्ट हंगरी, किंशासा जायरे, नैरोबी केन्या, क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड। तो देखिए, जो देश है हंगरी, उसकी कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। ये क्या है? ये कैपिटल, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। जो न्यूजीलैंड है, जायरे, जो जायरे देश है, इसकी कैपिटल किशांसा है। और जो केन्या है, केन्या की कैपिटल नैरोबी है। लेकिन जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो क्राइस्ट चर्च ना होकर के क्या है? वेलिंगटन है। कौन सी है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वो वेलिंगटन है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी है, ये सुनियमित नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु में, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा चंडीगढ़ में, तीसरा ऑप्शन लखनऊ में, और चौथा ऑप्शन नागपुर में। तो जो हमारा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है, ये लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर लखनऊ और हरदोई राजमार्ग पर उपस्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, 1995 में हुई थी। और केंद्रीय उपोष्ण सस्य संबंधी की जो विभिन्न प्रजातियां हैं, कौन कौन सी हैं? जैसे यहाँ पर हैं, आम है, पपीता है, आम है, पपीता है, और अमरूद है। कौन सी है? आम है, पपीता है, अमरूद है। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी जो संस्थान है उसकी स्थापना हुई थी जो है ये लखनऊ में 1995 में हुई थी। और ये लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर, मतलब हरदोई और लखनऊ के राजमार्ग पर स्थित है, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सस्य वनिकी वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? आइए देखते हैं इसका आंसर। हैदराबाद में, झांसी में, नासिक में, पटना में। तो जो सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान की स्थापना हुई वो लगभग 1988 में 1988 में 1988 में उत्तर प्रदेश के
झांसी में ये स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश के झांसी में ये स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर होगा झांसी। इसकी स्थापना झांसी में हुई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई वर्ष 1951 में, वर्ष 1955 में, वर्ष 1957 में, वर्ष 1960 में। तो जो दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई है वो वर्ष 1957 में इसकी शुरुआत की गई थी। दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की जो शुरुआत है वो 1957 में शुरुआत की गई। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, रोम में, सिडनी में, टोक्यो में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है और जिनेवा की एक शहर है स्विट्जरलैंड, स्विट्जर स्विट्जर स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। स्विट्जरलैंड में अवस्थित है और इसको जो स्थापित किया गया था वो 1950 में स्थापित किया था, विश्व मौसम संगठन को। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इसको देखना है कि ये कथन किसका है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। तो यह कथन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये कथन है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं कर सकती। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम रुख करते हैं। 5 मौसमों का बाग स्थित है डल झील के समीप, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मेहरौली के समीप, तीसरा ऑप्शन शांत घाटी के समीप और चौथा ऑप्शन ऊटी के समीप। तो देखिए, जो 5 मौसमों का बाग स्थित है ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में मेहरौली के समीप जो है यह स्थित है और मेहरौली के क्षेत्र में ही एक गांव है जिसका नाम है सैदुल अजायब। सैदुल अजायब गांव को जो है 5 मौसमों का बाग कहते हैं और यह जो इसका जो डेवलपमेंट है वो दिल्ली पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा और इसको उद्घाटन जो है ये जो हुआ था ये 2003 में हुआ था। और इसके अंदर जो ये 5 प्रकार का आयोजन, इसको क्यों कहा जाता है 5 मौसमों का बाग? तो इसमें क्या क्या है जो 5 मौसमों का बाग कहते हैं इसको? तो पहला है इसमें खाद्य आयोजन। क्या है? खाद्य आयोजन। दूसरा है बाग पर्यटन आयोजन। बाग पर्यटन आयोजन। तीसरा इसमें आएगा बिंदु दृश्य आयोजन। दृश्य आयोजन।
दृश्य आयोजन, और चौथा है डांडिया आयोजन, डांडिया नृत्य, और पांचवा होगा डांडिया नृत्य आयोजन है यहाँ, और पांचवा है सांस्कृतिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन। तो इसी कारण इसको जो है, इस सांस्कृतिक आयोजन, इसी कारण इसको 5 मौसमों का बाग कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग रुख करते हैं, और इसका जो राइट आंसर था यह है मेहरैली के समीप। क्या है? मेहरैली के समीप। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विंडहाग, उसकी कैपिटल कौन सी है? क्या केन्या है, अकरा नामीबिया, नैरोबी घाना, लुसाका जाम्बिया? तो देखिए विंडहाग की जो विंडहाग नामीबिया की कैपिटल है, विंडहाग नामीबिया की कैपिटल है, और जो अकारा है ये घाना की कैपिटल है, नैरोबी केन्या की कैपिटल है, और लुसाका जाम्बिया की। तो जो इसका राइट आंसर होगा, पहले का क्या हो गया दूसरा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का पहला, और चौथे का चौथा। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ये क्या है इसका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। जो दैनिक आज है जॉर्ज एलन, द लीडर जवाहरलाल नेहरू, द नेशनल हेराल्ड हेराल्ड मदन मोहन मालवीय, और द पायनियर शिव प्रसाद गुप्त। तो जो इसमें है, सबसे पहले दैनिक आज को जो है शिव प्रसाद गुप्त जी ने किया था, द लीडर को मदन मोहन मालवीय जी ने, नेशनल हेराल्ड को जवाहरलाल नेहरू जी ने, और द पायनियर को जॉर्ज एलन जी ने किया था। तो जो इसका राइट आंसर होगा यहां पे क्या होगा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, और चौथे का पहला। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 4 3 2 1। ये क्या है इसका राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निर्भय क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निर्भय क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह, दूसरा सैन्य टुकड़ी, तीसरा क्रूज मिसाइल, और चौथा है डी गैर सरकारी संगठन। तो जो निर्भय है यह हमारा एक क्रूज मिसाइल है। निर्भय हमारा एक ये क्या है, क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत व नेपाल के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सूर्य किरण, करुण शक्ति, प्रतिकार, डेजर्ट ईगल। तो भारत और नेपाल की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम है सूर्य किरण। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दीपक चोपड़ा चिकित्सक, झुप्पा लाहिड़ी अभिनेत्री, सुनीता विलियम अंतरिक्ष यात्री, और जुबिन मेहता पाश्चात्य संगीत। तो
जो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि जो छुपा लहरी हैं ये एक साहित्यकार हैं। ये छुपा लहरी क्या है? एक साहित्यकार है, एक साहित्यकार है। बाकी सभी विकल्प क्या हैं? सभी विकल्प सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, छुपा लहरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में, नई दिल्ली में। तो यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी, यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी वो 1972 में, ईस्वी में हुई थी। और इसका जो मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य क्या था? कि एनवायरनमेंट की रक्षा करना। मेन उद्देश्य इनके जो थे, प्रमुख क्या थे? पर्यावरण को क्या करना है? सुरक्षित रखना है। पर्यावरण की क्या करना है? सुरक्षा करना है, सुरक्षा करना है। और भूमि की गुणवत्ता, जो भूमि की गुणवत्ता की जो गिरावट है उसको बचाना है। भूमि की गुणवत्ता, प्रदूषण, वायु जो प्रदूषण है रोकना, मरुस्थलीय क्षेत्र को प्रसार को रोकना। तो ये है। और इसका जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय नैरोबी, नैरोबी, ये नैरोबी कई बार आ गया है। इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नैरोबी किस देश की कैपिटल है। नैरोबी कई बार प्रश्न में, पिछले प्रश्नों में अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें कई बार आ चुका, तो इसको कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा कि नैरोबी किस देश की कैपिटल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गीडा है, गीडा गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तीसरा ऑप्शन गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण। और चौथा ऑप्शन गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो जो गीडा है ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है, और इसलिए इसकी, ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का क्या नाम, संक्षिप्त नाम है गीडा इसका। और जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1987 से लेकर के 1988 तक का। इसकी स्थापना करने का मेन उद्देश्य क्या था? कि तीव्र रूप से औद्योगिक विकास करना, तीव्र रूप से औद्योगिक विकास को करना था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग अपने। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, गोरखपुर में, रामपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है, ये राइट आंसर है यहां पर रामपुर में। आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है ये रामपुर में स्थित है। अच्छा, भारत में कितनी जो है, मतलब जो है उत्तर प्रदेश में कितनी नक्षत्रशालाएं हैं जिसका उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्माण किया गया? तो पहली जो नक्षत्रशाला थी ये आर्यभट्ट नक्षत्रशाला थी। इसका निर्माण किया गया था कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, ये पहली नक्षत्रशाला है, फर्स्ट, पहली नक्षत्रशाला, पहली नक्षत्रशाला। उसके बाद दूसरी है गोरखपुर, गोरखपुर नक्षत्रशाला। गोरखपुर जो नक्षत्रशाला है ये गोरखपुर में है, ये गोरखपुर में है। और तीसरी है इंदिरा गांधी,
इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये कहां पे है? ये लखनऊ में गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर होगा रामपुर। मतलब आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां पर है? रामपुर में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? पहला ऑप्शन काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू वाराणसी। दूसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। तीसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। और चौथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये लखनऊ में स्थित है। ये केंद्रीय नहीं, ये राज्य का विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना सन 2005 में की गई थी। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, बाकी सभी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं? पहला है मछलियां। दूसरा ऑप्शन धनुष। तीसरा है तीर। और चौथा है मोर। तो उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह है उसमें जो नहीं है, उसमें कौन सा नहीं है? उसमें मोर नहीं, क्योंकि उसमें मछलियां हैं, धनुष हैं, तीर हैं, ये सारे के सारे विकल्प उसमें। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 2023 की रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया? प्रोफेसर मौगी जी बोवेंडी, एमरिटस लुइस ब्रूस या एलेक्सी एकिमो। और अगला ऑप्शन है ये सभी। तो जो वर्ष में 23 में नोबेल पुरस्कार चुना गया था वो मिला था इन सभी को प्रोफेसर मोगी जी बोवेंडी, एमरिटस लुइस ब्रूस, एलेक्सी एकमोय को। इन सभी को इसके लिए नोबेल पुरस्कार से चुना गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं? पहला ऑप्शन संसदनात्मक सरकार। दूसरा अध्यात्मात्मक सरकार। तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका। और चौथा है संघात्मक सरकार। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा, यहां पर जो इसमें संविधान की विशेषता नहीं है, इसका अध्यात्मात्मक सरकार जो है ये इसकी विशेषता नहीं है। आर्टिकल 75(1) के तहत ये किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधान सभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? पहला ऑप्शन सिक्किम। दूसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर। तीसरा ऑप्शन हरियाणा। और चौथा ऑप्शन उत्तराखंड। देखिए सिक्किम एक ऐसा राज्य है, इसका जो राइट आंसर होगा ये राइट आंसर ही है सिक्किम। इसका जो राइट आंसर है ये क्या है? सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 32। जो सदस्यों की संख्या है ये क्या है? 32 है। और जो अनुच्छेद 170 के प्रावधान का अपवाद है, जबकि जम्मू कश्मीर में 87 है, 87 सदस्य। हरियाणा में 90 हैं
और उत्तराखंड में 70 सदस्य हैं। उत्तराखंड में 70 सदस्य हैं। तो अपवाद केवल क्या है? सिक्किम। तो इसका आंसर भी जो राइट हो जाएगा वो क्या है? सिक्किम होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राज्यसभा के सभापति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखिए इसमें बहुत है। जो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है कि संसद के दोनों सदनों की, इसका जो 108 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक बुलाता है। और जो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है ये 3 स्थितियों में हो सकता है। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया, जैसे ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। अगर इस सदन ने एक कोई प्रस्ताव, कोई विधेयक पारित किया और दूसरे सदन ने इसको मानने से क्या कर दिया? इन्होंने पारित किया और इन्होंने मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि एक सदन द्वारा सुझाए गए संशोधन दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर लिया गया। मतलब इन्होंने कोई जो है संशोधन, मान लिया कोई विधेयक था, कोई पारित था, उस पर उन्होंने संशोधन दिया कि भैया इसको संशोधन कर लीजिए, ये चीजें होनी चाहिए। अगर इन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, तो जब ये नहीं मानेंगे तो उस स्थिति में भी क्या होगा? दूसरी स्थिति में भी क्या होगा कि जो है हमारी बैठक बुलाई जा सकती है। और तीसरी स्थिति कब क्रिएट होती है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन के पास भेजा जाए। मान लो भैया इन्होंने कोई एक सदन पारित विधेयक करके भेज दिया दूसरे सदन के पास, राज्यसभा के पास भेज दिया, राज्यसभा के पास भेज दिया और वह सदन उसको 6 माह, मतलब इन्होंने एक विधेयक पारित किया, इसके पास भेज दिया और 6 माह तक इन्होंने कुछ बोला ही नहीं उस निर्णय पे। तो जब नहीं बोलेंगे तो उस स्थिति में भी क्या होगा कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। आशा करता हूं ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक। तो जो संयुक्त बैठक है उसको राष्ट्रपति के द्वारा क्या है? बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? लोकसभा का अध्यक्ष, महान्यायवादी या संसदीय कार्य मंत्री या राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत अनेक शक्तियां प्रदान की गई हैं और राष्ट्रपति को संसद के सदनों को आहूत करने, सत्रावसान करने, लोकसभा भंग करने का अधिकार भी प्राप्त है। तो राष्ट्रपति एक संसद का अभिन्न अंग है। इस कारण के सत्र को अवसान करने का जो प्राधिकरण है वो हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है और इस प्रश्न का राइट आंसर भी क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया गया राज्यसभा में, लोक लेखा समिति में, लोकसभा में या लोकसभा तथा राज्यसभा में एक साथ। देखिए जो आर्टिकल 110 है, इसके अंतर्गत जो है ये धन विधेयक है।
धन विधेयक का संबंध आर्टिकल 110 से है और इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसका जो उचित आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 221 द्वारा, अनुच्छेद 222 द्वारा, अनुच्छेद 331 के द्वारा या अनुच्छेद 223 के द्वारा। तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का जो प्रतिनिधित्व की बात की गई है वो आर्टिकल 331 के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? आर्टिकल 331 के द्वारा की गई। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में किए गए किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को समाप्त करवा दिया गया? 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 43वां संशोधन अधिनियम 1977, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 और 45वां संशोधन अधिनियम 1979। तो जो 44वां संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के मूल अधिकार श्रेणी से हटा करके इसको विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको जो संपत्ति का अधिकार रखा गया ये आर्टिकल 301 या 300 का में इसको रखा गया। तो जो संपत्ति का अधिकार था इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मूल अधिकार से हटा करके इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। और ये किस आर्टिकल में रखा गया है? ये 300 का के अंतर्गत रखा गया। आइए, और इस प्रश्न का आंसर भी सी ऑप्शन होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में, राष्ट्रपति कार्यकाल में, वित्त मंत्रालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो जो लोक लेखा की समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। और लोक लेखा समिति में जो सदस्यों की संख्या है, ये टोटल 22 होती है। 15 सदस्य इसमें जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। और इस जो ये लोक लेखा समिति है इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, अपोजिशन पार्टी का नेता होता है। अपोजिशन पार्टी का क्या होता है? नेता होता है। अपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या है? लोकसभा में है, लोक लेखा समिति। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख नियुक्त हुए? न्यायमूर्ति एचएल दत्तू, न्यायमूर्ति एमबी शाह, न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति राजमणि चौहान। तो इसका जो राइट आंसर है न्यायमूर्ति एमबी शाह। एमबी शाह ये जो थे ये काले धन पर सरकार द्वारा गठित जांच के प्रमुख थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है राष्ट्रपति में, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लोकसभा में, तीसरा ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय में और चौथा ऑप्शन मंत्रिमंडल।
तो संविधान के अभिभावक के रूप में जो कार्य करते हैं वो हमारे हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है, और आर्टिकल अनुच्छेद में ये कहा गया है, आर्टिकल आर्टिकल 124 में ये बताया गया है कि संविधान का जो संरक्षक है, संविधान को जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है अंतिम रूप से उसकी सुरक्षा या संरक्षक घोषित किया गया। तो संविधान पर अगर कोई आंच आएगी तो उसको सर्वोच्च न्यायालय अपने ऊपर उसकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। ये संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 124 के अंतर्गत ये कहा गया, ये गठन किया गया है इसका। ठीक, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 2, 3, 1, 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह है 3। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई। कौन कौन सा है? पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, और तीसरा है राजनैतिक। न्याय की व्यवस्था की गई। तो भारत के संविधान में उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कथन और कारण है कि पहला है, कथन है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण क्या है? समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो देखिए, ये दोनों के दोनों ही जो है, एक कथन और कारण दोनों सही तथा आर इसका सही, ये जो है सही स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हसन रोहानी किस देश के राष्ट्रपति हैं? ईरान के, लीबिया, तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान, और चौथा ऑप्शन मलेशिया। तो हसन रोहानी जो थे ये ईरान देश के राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद, पहला ऑप्शन अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, और चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है भारत में, वो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक का है। हमारा इस प्रश्न का आंसर भी होगा पहला ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या दे रखा। तो आर्टिकल 19 में दे रखा है कि आपको स्पीच की अभिव्यक्ति है, आप स्वतंत्र रूप हैं किसी भी कुछ विषय पर कुछ अधिकारों का संरक्षण के लिए अपनी बातों को आप बोल सकते हैं। आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात की कि अपराधी नहीं है और उसको भी फिर भी सजा मिल जा रही, तो इसके लिए संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 21 में क्या है कि जीवन जीने का अधिकार है, आपको जीवन जीने का अधिकार है, इसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 22 में है, आर्टिकल 22 में है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण।
कुछ दिशाओं में आप अपराधी नहीं है, फिर भी उसमें जो है गिरफ्तारी आपकी कर ली गई। तो इससे आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वमेव लागू होते हैं वे हैं अनुच्छेद 1 से 241, अनुच्छेद 2 से 356, अनुच्छेद 1 से 370 या अनुच्छेद 370 एवं 371 ए। तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 1 से लेकर के 370 तक जो है अनुच्छेद ये लागू होते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 356। तो जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत है। आर्टिकल 370 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात से संबंधित वित्तीय आपात से संबंध है कि इसके विषय में आप को जानकारी दे सकते हैं या लागू कर सकते हैं। 200 में क्या, 356 में राजनैतिक तंत्र के विफल हो जाने में, राज्यों में जो है संवैधानिक जो तंत्र है, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने में है। किसमें है? विफल हो जाने में। दूसरा ऑप्शन जो अनुच्छेद 2 है विधेयकों पर अनुमति देने के संबंध में। किस पे? ये विधेयकों पर अनुमति देने पर। किस पे है? अनुमति देने पर। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123। आइए अगला प्रश्न। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली 1975 में, 1977 में और 1985 में, 1995। तो राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता 1985 में मिली थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फ खिलाड़ी कौन बनी? तो इसमें अदिति अशोक जो थी ये पहली भारतीय महिला गोल्फ खिलाड़ी बनी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया? ऑप्शन है जापान, दूसरा है भारत, तीसरा है चीन और चौथा ऑप्शन डी फ्रांस। तो जो एआई को संचालित किया ये इसका राइट आंसर है भारत। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली किस महिला वैज्ञानिक का 4 सितंबर 2023 को निधन हो गया? एन वलारमथी, टेरेसी थॉमस और तीसरा सौमित्र दत्त और चौथा ऑप्शन माला कौशिक। तो जो काउंटडाउन की आवाज देने वाली थी चंद्रयान 3 में एन वलारमथी थी। ये अचानक इनको हार्ट अटैक आ गया है, यानी दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ करते हैं। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को किस स्थान पर लॉन्च किया गया?
पहला है कोच्चि, दूसरा है मुंबई, तीसरा है विशाखापट्टनम, चौथा है कोलकाता। तो जो इसका राइट आंसर है यह है मुंबई। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 1 सितंबर 2023 का पदभार संभाला? जया वर्मा सिंह, स्वाति सिंह, अनूप श्रीवास्तव या डी विकास स्वरूप? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो जया वर्मा सिन्हा जी ने जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूप में पदभार संभाला। आइए अगला प्रश्न। मिस अर्थ इंडिया 2028 28 नहीं, ये 23 होगा, मिस हो गया है। 28 नहीं 23 का खिताब किसने जीता? उर्वशी सिंह, प्रियांश सेन, टोनी सिंह या सृष्टि गोस्वामी? तो इसका जो राइट आंसर है ये मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियांश सेन ने जीता। अगला प्रश्न। भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की? आकाश कंसल, सिद्धार्थ मोहती, राजीव मल्होत्रा, थर्मन षणमुगरत्नम? तो जो इसका राइट आंसर है यह है थर्मन षणमुगरत्नम। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जरूर से जरूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस वीडियो का लोग लाभ उठा सकें। आइए अगले प्रश्न पर। विश्व के शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में किसे चुना गया? अजय बंगा को, शशिकांत दास को और डेविड मालपास को, रघुराम राजन को? तो इसका राइट आंसर होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शशिकांत दास जी को ये चुना गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? कांस्य, रजत, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो ज्यूरिख जो डायमंड लीग चैंपियनशिप थी उसमें नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। आइए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस हॉकी टीम ने पहला पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2 सितंबर 2023 को जीता? भारत ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने? तो जो इसमें भारत है उसने पहला अपना ये जीता और अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हरा करके इसमें जीता था। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। आदित्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस प्रक्षेपण यान द्वारा पहला सौर मिशन आदित्य L12 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया? PSLV C57, PSLV 42, GSLV F8 या PSLV C40? तो इसका जो राइट आंसर है PSLV C57, इसमें इसरो ने इसको लॉन्च किया। आइए आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप 3 सितंबर 2023 को जीता? मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, केरला
ब्लास्टर मुंबई सिटी। तो इसका जो राइट आंसर है मोहन बगान ने ये जीता डूरंड कप और ईस्ट बंगाल को हराकर इन्होंने ये जीता। 17वीं बार इन्होंने डूरंड कप को जीता है, 17वीं बार। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा क्योंकि विस्तृत रूप से है और आरओ एआरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें क्या होगा कि यूपी पीसीएस के भी कुछ क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूपी पीसीएस से भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए यूपी के एग्जाम में हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठा लिए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे और मेरी वीडियो को बहुत से लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि वो इस वीडियो का लाभ ले सके। ये आरओ एआरओ जो 22 दिसंबर की डेट हमारी रखी गई है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसको जिसने कर लिया ये समझ लीजिए उसकी लाइफ बदल जाएगी और जीवन अगर बदल गया समझ लीजिए एक बार आपकी मेहनत आपको सफल बना देगी, जीवन भर आपको आसानी हो जाएगी। जिंदगी में जीवन काम तो सभी करते हैं लेकिन उसमें सफल कितने होते हैं। तो इस वीडियो का अवसर को, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो का लाभ लीजिए, ठीक। और इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आदाब।